प्यारे भारतवासियों, देशवासियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे डीमोनेटाइजेशन जो 8 नवंबर 2022 को भारत देश के अंदर 8 नवंबर 2016 को आई थी। और इसके बहुत एक कारण थे, सरकार का एक सोचा समझा कदम था इस देश के अंदर बहुत सारी चीज़ों को रोकने के लिए, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, जिसके अंदर ये अनअकाउंटेबल ब्लैक मनी चलती थी, टेररिज्म को रोकने के लिए, काला धन रोकने के लिए, चुनावों के अंदर इसका दुरुपयोग रोकने के लिए। और आम आदमी जो गरीब से गरीब होता जा रहा था, अमीर से अमीर होता जा रहा था, क्योंकि सरकार के पास इसका ब्यौरा नहीं होता था। बड़ी तकलीफ आती थी सरकार के सामने कि कैसे इस पैसे का पता चले, और इससे सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलता था, इनकम टैक्स नहीं मिलता था, इसका कस्टम ड्यूटी नहीं मिलती थी, जीएसटी नहीं मिलता था, सेल टैक्स नहीं मिलता था। बहुत सारे ऐसे कर होते हैं तो जिसकी से सरकार चलती है। वो सरकार वो पैसा जनता के हित में लगाती थी, हमारे देश के विकास में लगाती थी, मिलिट्री के लिए लगाती थी, बच्चों के पढ़ाई शिक्षा में लगाती थी, मेडिकल शिक्षा में लगाती है, सड़कें बनाने में लगाती है, हाईवे बनाने में लगाती है। तो ये सब चीज़ों में रुकावट पैदा हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो विदेशी ताकतें थी वो देश को कमजोर कर रही थी। इसके लिए ये कदम उठाया गया और इसका पूरा रूट मैप बनाया गया कि कितना पैसा किस तरीके से बैंक के अंदर वापसी आएगा। और सरकार इस नीति में कामयाब रही। जितना पैसा हमारे देश ने छापा था उसी का लगभग उतना ही पैसा, थोड़ा कम छोड़ के, मतलब उतना ही पैसा देश के पास वापसी आया। और बाकी पैसा जिन्होंने छाप रखा था, जैसे विदेशी हमारे जो देश के साथ भारत के साथ लगती हुई सीमाएं हैं, उन पे से पैसा सुनने में आता था कि छपके आ रहा है। बहुत बार कंट्रियों का नाम भी आए, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, तो वो पैसा वहीं रह गया। और जो देश ने जितना पैसा 29 साल के अंदर छापा था 2000, वो पैसा वापसी आ गया सरकार के पास और सरकारों को नुकसान हुआ। ये एक आंकड़ा ऑनलाइन है आरबीआई का। आरबीआई को 7 नवंबर 2016 को इसकी सूचना थी कि ये नोटबंदी लगने जा रही है। इसके बाद में दूसरी बात बताऊंगा सरकार कि आप लोगों को कि पिछले महीने अभी लगातार कोरोना के अंदर इसकी बहुत जरूरत पड़ी, डिजिटल करेंसी की। अब नकली नोट जो छाप रहे हैं उसके अंदर कमी आई, टेररिज्म में कमी आई, ब्लैक मनी के प्रवाह में कमी आई, टैक्स का रेवेन्यू बढ़ा, जीएसटी का, जितने पेपरलेस करेंसी खत्म होकर डिजिटल करेंसी का बहुत बड़ा सपना है। बहुत सारी कंट्रियां इसीलिए विकसित हो पा रही हैं, कामयाब हो पा रही हैं, जहां की अपनी इकोनॉमी का कंजम्पशन होता है। हिंदुस्तान के अंदर आप ये देखो कि यहीं पे दालें चावल पैदा हो रहे हैं, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, और यहीं कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि 135 करोड़ तो यहीं इसको खाने वाला है, उसके बाद एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो ये चीजें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ की भूमि देवी देवता इसलिए मानी जाती है कि यहाँ का जल, पानी, हवा, मिट्टी भी हमारे को वो चीज देती है जिससे हमारे देश का लोगों का जीवन चलता है और इसका कोई खर्चा नहीं होता। बिजली, पानी, हवा से ही खेती हो जाती है और उससे हमारे देश का पेट भी बढ़ता है और हम विदेशों में भेज रहे हैं। तो ये एक हमारे को प्राकृतिक संसाधन मिले हुए हैं हमारे, इसीलिए इसको हम देवी देवता मानते हैं। हमारे देश में इसको इनको पूजा करी जाती है, इन साधनों की, जिनसे हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन यापन होता है। इसी तरह से मैं साथियों बात करूंगा कि अभी हाल के अंदर मुझे पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जनता के सामने वो पब्लिश करना चाहते हैं कुछ रिटों के जवाब में। अच्छी चीज है, सरकार अगर कुछ इसके बारे में बता सकती है तो बताना चाहिए कि लोगों को जागरूकता है कि सरकार का कदम कितनी सारी चीजों को लेके देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था के कंडीशन बेहतर करना, डिफेंस को मजबूत करना, मेडिकल व्यवस्था को मजबूत करना, सबके लिए टैक्स चाहिए। और वो जो टैक्स जो ब्लैक मनी अनअकाउंटेबल ब्लैंड की वजह से सरकार के पास नहीं आता था, उसका जब 1 नंबर में कन्वर्ट होगा, डिजिटल करेंसी में होगा, तो उसका सब पैसा टैक्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा। टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है, प्रतिदिन जीएसटी का आंकड़ा इसके सामने है आपके। तो ये जो बढ़ोतरी है, इससे विकास देश का हो रहा है। तो ये इसके लिए आगे और भी चाहिए, लोगों को बहुत सारी योजनाओं के अंदर पैसा चाहिए, सड़कें, हाईवे, कॉलेज, स्कूल, मेडिकल, अस्पताल, जितनी भी चीजें हैं, ये सब सरकार के कर से जुड़ी होती है। आम आदमी से कर आता है और आम आदमी तक ये सुविधा पहुंचती है। एक तरफ आदमी कर देता है हमारे को, दूसरी तरफ सरकार उसको सुविधा देती है, सुरक्षा देती है, शिक्षा देती है, स्वास्थ्य देती है। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। सब लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकार हमारे को लूट रही है, कर रही है। सरकार जो तुमसे लेती है तुम्ही को दे रही है, क्योंकि बीच में ऐसी कोई रुकावट है नहीं। और अब ट्रांसपेरेंट सरकार केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। मैं साथियों बताना चाहता हूं कि अभी 9.21 लाख करोड़ बैंक से गायब हुआ है, जो कि गायब क्या हुआ है कि वापसी बाजार के फ्लो में चला गया, जो बैंक के अंदर नोटबंदी के टाइम आया था। इसको लेकर सरकार चिंतित भी है, नजर भी रखे हुई है। अभी पिछले 45 दिन में जो मैंने आंकड़े करे हैं, तो मेरे को पता चला कि प्रॉपर्टियों के अंदर जो डीडीएस की कटी हुई कॉलोनियां, उनके अंदर लगभग 15% की तेजी आई है फ्लैटों में और प्रॉपर्टी के रेटों में। और जो कच्ची कॉलोनियां वगैरह के अंदर, जैसे गुड़गांव वगैरह, हरिद्वार, इधर वगैरह, तो वहाँ 25 से 35% तक की तेजी आई है। तो ये मैं आपके सामने आंकड़ा साझा करना चाहता हूँ और धीरे धीरे आप इसके बारे में और चीजें बता रहा हूँ कि जैसे क्या हो रहा था कि जो फाइनेंसर्स थे उन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर लग के ये सौदे उठा लिए और वो बुक हो गए। उनकी जो पूंजी थी, जितने उनके फाइनेंसर थे जो बैंकों से वो लोन ले सकते थे,
उन्होंने लेके ये पैसा अपने पास रोक लिया, सौदे उठा लिए। अब उसके बाद जो एक्चुअल यूजर जो हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, सेल परचेज चलती ही रहती है लोगों की, क्योंकि जिसके पास मान लो दिल्ली के अंदर पीतमपुरा में रह रहा है तो वो यहाँ से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर आगे चला जाता है, फ्लैट में ले रहा है वहाँ जाके जड़ समेत लेता है। ये यहाँ से गुड़गांव जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, वो वहाँ जाके अपना जड़ समेत मकान ले लेते हैं उसी पैसों के अंदर, और कुछ पैसा अपने भविष्य के बच्चों की शादी के लिए और अपने व्यापार के लिए, रोजगार के लिए रख लेते हैं। तो ये चलता रहा है पिछले आप 50 सालों में देखोगे, चलता ही रहा है। जैसे जैसे इस तरह की तरक्की होती है लोग आगे आगे जाते जाते हैं, और जो फ्लैट वाला है वो कोठी ले लेता है, किराए वाला एक छोटे से जगह ले लेता है। यही एक साधन बना हुआ है। यहाँ तक लड़कियों की शादी वगैरह में भी यही सब पैसे का इस्तेमाल होता है। तो ये प्रक्रिया चल रही है, और इसी प्रक्रिया के तहत हमने ये सारे आंकड़े कलेक्ट करे हैं। यहाँ अपने मैंने देखा है कि अब एक्चुअल यूजर जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि फाइनेंसर में सौदे रख लिए और वो अपने सौदों के रेट ज़्यादा मांग रहे हैं, उनका रेट हमेशा 25% ज़्यादा होता है। तो अब जो मिडिल क्लास आदमी है, जो मीडियम, जो मतलब एक्चुअल बायर है, जिसको अपने खुद के रहने के लिए मकान चाहिए, वो बाजार में घूम रहा है और वो प्रॉपर्टी जो है 15% रेटों पे इंक्रीज पे ले रहा है, और आने वाले 6 महीने के अंदर अगर ये इस रफ्तार रही तो 25% की तेजी स्टेबल हो जाएगी। अब इसके ऊपर सरकार आगे क्या करती है, क्या सरकार का कदम रहता है, वो इसको समर्थन करती है या इसका विरोध करती है, लेकिन इससे इकोनॉमी बढ़ती है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन बढ़ती है तो कंस्ट्रक्शन के अंदर कम से कम 300-400 रुपये की आइटम लगती है एक मकान को बनाने के अंदर। और वो सारी इंडस्ट्री अगर वो इसीलिए बार बार सरकार जोर दे रही है कि स्वदेशीकरण पे, लघु उद्योगों पर जोर दे रही है कि विदेश से सामान ना मंगाओ, यहाँ स्वदेशी प्रोडक्ट बनाओ, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, यहाँ का किसान विकसित हो, यहाँ का मजदूर विकसित हो। इसी पे सरकार का फोकस है। इसी के लिए तहत सरकार इन पर ज़्यादा ठोस कदम नहीं उठा रही। अगर सारा भारत के अंदर लोग कोऑपरेट करेंगे अपने अपने भाई को, अपने भारतवासी को, सरकार को, तो मुझे लगता है कि सरकार के पास कर का भी साधन बढ़ेंगे और अच्छा कर आएगा, जिससे देश का विकास में लगेगा, लोगों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था वगैरह मिलेगी, बिजली अच्छी मिलेगी, पानी मिलेगा, सड़कें मिलेंगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मेरे को लगता है कि सरकार को मजबूर होकर कुछ ऐसे ठोस कदम और नीतियाँ बनानी पड़ेंगी कि ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके और इस काला धन को जो है परिवर्तन कर सके धीरे धीरे सफेद धन में, जो कि इसका एक ही साधन है। पेपरलेस करेंसी को सबसे पहले डिजिटल करेंसी के अंदर पूरी तरीके से ले लिया जाए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको ये सुनना पड़े कि बैंक के अंदर आपको जितना जमा पैसा है वो आपको वॉलेट में या डिजिटल करेंसी के रूप में ही मिले। ये सिस्टम शायद खत्म हो जाएगा, जो अब आपको बैंक से पैसे का पेपरलेस करेंसी अगर आएगी तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा कि 5,000 करोड़ रुपए साल का लगभग छापने में खर्चा आता है। फिर इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन करने का बहुत बड़ा खर्चा है। पैसा एक तरफ सरकार चाहती है, फिर इसको गाड़ियों से बैंकों तक पहुंचाया जाता है, फिर बैंकों के अंदर नोट खराब होते हैं, मार्केट में खराब होते हैं, एक बहुत बड़ा संचालन और ह्यूमन रिसोर्सेज इसके ऊपर वेस्ट हो रहे हैं। तो अगर ये डिजिटल करेंसी हो जाती है तो मुझे समझता है कि बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये बताएं 2,000 के नोट के ऊपर 3 रुपये 53 पैसे के लगभग का खर्चा आता है। ऐसे करते करते हमने आंकड़ा किया कि 96 पैसे 10 रुपए के नोट पर खर्चा आ रहा है, 95 पैसे 20 रुपए के नोट पर खर्चा आ रहा है, तो 2 रुपये 57 पैसे का खर्चा आ रहा है 100 रुपए के नोट पे। तो ये सब आंकड़े इस तरीके के मैंने इकट्ठे करे तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा एक वेस्टेज हो रही है पैसे को छापने में, करने में। ये पैसा बच सकता है, ये पैसा खराब भी होता है, धुलता भी, हम बैंक में चेंज कराते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या डिस्ट्रीब्यूशन की भी है। इसके लिए एटीएम की, पेटीएम की मशीनें लगी हुई हैं, लाखों मशीनें लगी हुई हैं, उन पर कराया जा रहा है, चौकीदार का खर्चा जा रहा है। ये सब पैसा फिजूल खर्ची है। अगर सरकार डिजिटल करेंसी करती है और जनता भी अगर मदद करती है तो जनता को ही उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये बचा हुआ पैसा घूम के विकास के तौर में उन्हीं के पास आएगा। जब उनके बच्चे शिक्षित होंगे कम पैसों के अंदर, जब उनके वो फ्री इलाज मिलेंगे या कम पैसों में से अच्छा बढ़िया इलाज मिलेगा, जब उनको अच्छा खाद्यान्न पदार्थ मिलेंगे, जब उनको बढ़िया सड़कें मिलेंगी, हाईवे मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट मिलेंगे, सुरक्षा मिलेगी, डिफेंस मिलेगी, पुलिस मिलेगी, आम आदमी से जुड़ी हुई लगभग सब चीज़ें उनको मिलेगी। तो ये जब ही सब संभव हो पाएगा जब डिजिटल क्रांति, जो डिजिटल ये स्लोगन सरकार चलाती रही है, अब ये समय आ गया है कि जनता और सरकार मिलकर काम करें। और ये जो प्रॉपर्टी के बढ़े हुए रेटों में, इससे भी मेरी सभी लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि सरकार की मदद करें, प्रयास करें कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और पेपरलेस ट्रांजैक्शन, पेपरलेस पैसे का बहिष्कार करें। यही मेरे को लगता है कि लक्ष्य सरकार का है और यही आने वाले दिनों में भारत का लक्ष्य होगा। इसी उम्मीद और शब्दावली के साथ मैं आज इस वीडियो को विराम देता हूँ, अपनी शब्दावली को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय क्रांति जिंदाबाद। आज मैं फिर ये बताऊंगा कि आज 18/10/2022 है और लगता है कि 8 नवंबर 2022 को कुछ आंकड़े आपके सामने सरकार, केंद्र सरकार रखेगी। वो क्या आंकड़े होंगे तो कोई भी नहीं जानता, कि सरकार की पॉलिसी रही है कि पहले से सरकार की नीति जानना जो पहले लीक हो जाती थी, वो मेरे को लगता है कि मोदी की सरकार में, केंद्र सरकार के जब से मोदी जी की सरकार आई है उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगी है। आकलन आप जरूर कुछ कर सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से कोई बात नहीं कह सकते। तो इसी तरीके से पूरी तरीके से इस वीडियो की बात को ना माना जाए। मेरा अपना अनुभव है, कुछ मेरे साथ जुड़े हुए लोगों का अनुभव है, यही आपसे आज गुजारिश है। इसी शब्द जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जिंदाबाद।